हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन द सास्वती। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ मार्क्सिज्म। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। अगर हमें मार्क्सिज्म की हिस्ट्री को समझना है, उसके साथ साथ मार्क्सिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ था वो समझना है, देन पहले हमें ये जानना होगा कि मार्क्स किन से इंस्पायर हुए थे। आवर फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेगल. Marx was deeply influenced by Hegel's dialectical approach, which emphasized the struggle between opposing forces, thesis and antithesis, leading to a higher level of understanding, which is synthesis. मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी समझाया है, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने समझाया था कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है। हम एक स्टेटमेंट को लेते हैं जो कि थेसिस होता है, उसके अपोजिशन में एक चीज आता है, उसे एंटीथेसिस बोलते हैं। जब ऐसे ही थेसिस और एंटीथेसिस का साइकिल चलता रहता है, उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है और उसी बेटर अंडरस्टैंडिंग को हम सिंथेसिस बोलते हैं। तो वही दिया है। मार्क्स किससे इंस्पायर हुए थे? हेगल के डायलेक्टिकल अप्रोच से, जिससे वो मार्क्सिज्म का बेसिक फाउंडेशन लीड आउट किए थे। Hegel's ideas on the absolute spirit and the unity of opposites shaped Marx's thinking on the contradictions within society. Hegel के हिसाब से जो opposites चीजें होते हैं ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर एक चीज को कोई दूसरा चीज अपोज नहीं करेगा तो हम कैसे सोचेंगे कि फाइनल बेटर चीज क्या होता है। इसीलिए अगर कोई भी थेसिस है, उसका एक एंटीथेसिस होना चाहिए, और ऐसे ही थेसिस और एंटीथेसिस से हम एक सिंथेसिस तक पहुंच सकते हैं। और हेगल का यही आइडिया था जिससे कि मार्क्स इंस्पायर हुए थे। फिर हमारे सेकेंड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. The Industrial Revolution created a new class of industrial workers, leading to exploitation, poverty, and alienation. Marx witnessed the dehumanizing effects of industrialization in England, which fueled his critique of capitalism. देखो, मार्क्स ऑलरेडी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे, वो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक नया क्लास निकला। उससे क्या हुआ, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ। वर्कर्स लोग पॉवर्टी में रहने लगे और उनका एलिनेशन भी हुआ। आप एलिनेशन को लास्ट वीडियो से समझ सकते हैं, जो कि ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्स को क्या लगा कि जो वर्किंग क्लासेस हैं उनके अगेंस्ट ना डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स हो रहा है, मतलब उन्हें सब ह्यूमन कंडीशंस में रखा जा रहा है, जो कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। इसलिए मार्क्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे। फिर हमारा पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन. The French Revolution's ideals of liberty, equality and fraternity inspired Marx's vision of a classless society. देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन चीज क्या था? वो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। पहली बार कोई भी सोशल चेंज लाने के लिए, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता था। तो उससे मार्क्स इंस्पायर हुए ताकि वो एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म कर सके। क्लासलेस सोसाइटी ही मार्क्सिज्म का मेन गोल था। मार्क्स सॉ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ मॉडल फॉर रेवोल्यूशनरी चेंज। जैसे कि मैंने बोला, वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे सोसाइटी में, तो इसलिए उन्होंने किससे इंस्पिरेशन लिया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बट क्रिटिसाइज्ड इट्स लिमिटेशंस इन अचीविंग ट्रू सोशल इक्वलिटी. देखो, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, लेकिन वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ कुछ लैक्यूना या डिसएडवांटेजेस को वो भी पॉइंट आउट किए थे। मतलब वो सोचते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्चुअली में सोशल इक्वलिटी को हम अचीव नहीं कर पाए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूटोपियन सोशलिज्म. मैंने लास्ट वीडियो में यूटोपियन सोशलिज्म भी समझाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने दो टाइप का सोशलिज्म समझाया था, यूटोपियन सोशलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म. साइंटिफिक सोशलिज्म में हम सब प्रैक्टिकल वेज के बारे में जानते हैं, बट यूटोपियन ना एक इमेजिनरी चीज है, जैसे कि स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, उसे हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन दैट वाज मोर ऑफ एन यूटोपियन आइडिया. Marx was influenced by utopian socialists like Charles Fourier, who advocated for a more equal society through experimental communities. तो वो किस चीज से मार्क्स मतलब इन्फ्लुएंस थे ज्यादा? वो यूटोपियन सोशलिस्ट जैसे कि चार्ल्स फोरियर, उन सब चीजों से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वो एक इक्वल सोसाइटी लाना चाहते थे। यूटोपियन सोशलिज्म में वही होता था कि वो एक इक्वालिटी मेंटेन करना चाहते थे सोसाइटी में, लेकिन दैट वाज ऑल इमेजिनरी, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। मार्क्स क्रिटिसाइज्ड यूटोपियन सोशलिज्म फॉर इट्स लैक ऑफ साइंटिफिक बेसिस एंड फेलियर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल.
जैसे कि मार्क्स फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसका एक डिसएडवांटेज पॉइंट आउट किया था, दैट इज मतलब उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है, वो ट्रू सोशल इक्वलिटी नहीं ला पाया था। वैसे ही यूटोपियन सोशलिज्म को भी वो इसलिए अपोज कर रहे थे, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक बेसिस नहीं था। मार्क्स सब प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मेथड्स को ही अप्लाई करना चाहते थे, इसलिए वो यूटोपियन सोशलिस्ट के इक्वल सोसाइटी से तो इंस्पायर हुए थे, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज किया था यूटोपियन सोशलिज्म के नॉन साइंटिफिक बेसिस या इम्प्रैक्टिकल बेसिस को। फिर आता है हमारा कोलैबोरेशन विद एंजल्स। मार्क्स एंड एंजल्स कोलैबोरेटेड ऑन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन द ईयर 1848 व्हिच आउटलाइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मार्क्सिज्म से रिलेटेड, दैट इज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1848। मार्क्स और एंजल्स ना बहुत साथ साथ में बहुत कुछ कोलैबोरेट करके करते थे, और उसी से ही उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। तो एंजल्स का मार्क्स के साथ साथ बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। Angel's insights into industrial capitalism and the working class complemented Marx's philosophical and economic analysis. तो एंजल और मार्क्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जैसे थे। वो जैसे कि मार्क्स चाहते थे कि सोसाइटी स्ट्रीटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बने, एंजल्स भी वही चाहते थे, और उन्होंने हेल्प किया था मार्क्स को उनके फिलोसॉफिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस में। फिर आता है हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल, the first international working men's association. This is very important. This was an association of the working men which was there in the year 1864 to 1876, which helped in spreading Marxist ideas across Europe, uniting socialist and labor movements. ये जो first international working men's association आया था, ये 1864 से 1876 ईयर के बीच में था, और इससे क्या हो रहा था, मार्क्सिस्ट आइडियाज और भी प्रोपैगेट हो रहे थे ऑल थ्रू यूरोप, जिसमें कि सोशलिस्ट और लेबर मूवमेंट्स भी इंक्लूडेड थे। मार्क्स प्लेड अ की रोल इन द फर्स्ट इंटरनेशनल, शेपिंग इट्स एजेंडा एंड रिजॉल्विंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी उधर प्रॉब्लम हो रहे थे, मार्क्स उन्हें सॉल्व कर रहे थे, और उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था फर्स्ट इंटरनेशनल में। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है पेरिस कम्यून। कम्यून का मतलब क्या होता है, कम्यून में ना एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोगों के बीच में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होता है। So, the Paris Commune in the year 1871 inspired Marx's ideas on the role of the proletariat in revolution and the importance of democratic decision making. पेरिस कम्यून जो था वो 1871 में आया था, और वो मार्क्स के आइडियाज को बहुत इंस्पायर किया था, मतलब लाइक ऐसा कि प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन को ज्यादा मतलब इंस्पायर किया था, सपोर्ट किया था, और ये सपोर्ट किया था कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। यही सब डिस्कशन हुआ था वो पेरिस कम्यून में। Marx saw the Paris Commune as a model for a future socialist society where the working class would hold power. मार्क्स के हिसाब से पेरिस कम्यून एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था पूरे मार्क्सिज्म का, क्योंकि उससे क्या हुआ, एक फ्यूचर सोशलिस्ट सोसाइटी का होप जागा, और उसके साथ साथ मतलब इट वाज लाइक कि वर्किंग क्लास के पास सभी पावर हो। तो ये सब था ऑल अबाउट ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ मार्क्सिज्म। हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अबाउट द फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। हमारा फर्स्ट फीचर होगा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।